मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। इट्स योर टर्न पर आज हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। तो आज सीटेट की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। वैसे तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन सीडीपी को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ हम आज की ये वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं सीडीपी में आपके 3 सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत और आपके लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सदा महत्वपूर्ण रहा है और आगामी जो सीटेट होंगे या टेट परीक्षा होगी उनमें भी ये आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये तीनों सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न इससे आते रहे हैं और किस तरीके से प्रश्न आता है वो बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे को थोड़ा सा समझेंगे। ये स्विट्ज़रलैंड के एक निवासी थे और मनोविज्ञान बनने से पहले ये जंतु विज्ञान थे। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा सा क्रैक है कि मनोविज्ञान बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे और उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है बच्चे को इन्होंने, और वह अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। यानी कि लिटिल साइंटिस्ट होने के साथ साथ वह एक सक्रिय निर्माता भी है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्दावली यहाँ बहुत पूछी जाती है। सक्रिय निर्माता यानी एक्टिव कंस्ट्रक्टर और उसके साथ साथ बिल्डर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का निर्माता भी है। इन्होंने जीन पियाजे ने ज्ञान का निर्माता बच्चे को खुद कहा है। आगे अगर हम बात करें तो इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक या रचनात्मक भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जो अगली लाइन है कि पियाजे ने अपने जीवन से ही 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्षों तक गहन अध्ययन किया। यानी इन्होंने अपने जीवन में 3 बच्चों को लेकर उन पर काफ़ी बार अध्ययन किया और गहन अध्ययन किए और इसी कारणवश इनके अध्ययन को सबसे प्रामाणिक माना जाता है कि इनके अध्ययन सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे लंबे समय तक बच्चों पर अध्ययन किया था। और संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। एक और आपको इस लाइन को ध्यान रखना है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इन्हीं को माना जाता है। और अंतिम लाइन में यही कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इस पूरी जो लिखावट है इसका सार यह निकलता है कि 3 बच्चों को लेकर इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टडी की और उसके आधार पर अपने कुछ निर्णय बताए। और स्टडी जो कि लगभग 30 वर्षों तक की, और शुरुआत से ही इनका कहना था बच्चा एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है और बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। ये कुछ शब्दावली आपको ध्यान रखने की जरूरत है, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। यानी बच्चा जन्म से ही एक्टिव लर्नर होता है और बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बताया है और साथ ही ये कहा है वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेता है। इसीलिए इनके जो सिद्धांत है वो 3 प्रकार से निकल के आते हैं। भाषा और विचार के सिद्धांत हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। आगे अगर हम देखिए इस वीडियो में, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है। क्या है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? तो इन्होंने कहा कि बच्चे जो है अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, ये जीन पियाजे ने बताया था। और अनुकूलन की प्रक्रिया में आपके 2 प्रोसेस रहेंगे। अनुकूलन जो आपका एडाप्टेशन है, ध्यान रखिएगा, एडाप्टेशन से रिलेटेड बात इन्होंने ही कही थी। एडाप्टेशन में आपकी मेन 2 प्रक्रिया होंगी, एक होगा आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली है एसिमिलेशन और दूसरा है आपका एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या प्रोसेस होती है? एसिमिलेशन ये होती है कि जो ज्ञान आपके पास बच्चा जो पहले से जानता है, जो उसमें अपना आत्मसात कर लिया है। और दूसरा जो है एकोमोडेशन क्या होता है? तो एकोमोडेशन में क्या है, पुराना ज्ञान और उसमें जो नया ज्ञान जोड़कर वो अपने ज्ञान को मॉडिफाई करता है। ठीक है, एसिमिलेशन जो है आपका पूर्व ज्ञान होता है, एसिमिलेशन में प्री नॉलेज। ठीक है, और एकोमोडेशन में क्या होगा, आपकी प्री नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज को वो जोड़कर अपना मॉडिफिकेशन कर लेगा आपको न्यू नॉलेज को। ठीक है, तो ये इसी अनुकूलन द्वारा सीखता है कि पहले से कुछ चीज़ें ध्यान होती हैं, उनमें क्या करता है वो अपने नए ज्ञान को एडजस्ट कर लेता है, सीख लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, जो उसमें पहले से ही मौजूद था ज्ञान और उसके बाद उसने नए ज्ञान को सीख लिया और उसको अपने में मॉडिफाई भी कर लिया, वो एकोमोडेशन होगा। तो ये इस प्रकार से जो पूरा अनुकूलन द्वारा बच्चा सीखता है। आगे इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 4 चरण होते हैं, जो गुणात्मक चरणों में बटे होते हैं। ठीक है, 4 चरणों में इन्होंने बताया, वो 4 चरण कौन से, नीचे हम बात करेंगे। उसके बाद अभी हमने ऊपर बताया था बच्चा सक्रिय निर्माता है, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने कहा है। और हाँ, एक शब्दावली यहाँ और यूज़ होगी, स्कीम और स्कीमा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, स्कीम या स्कीमा ये शब्दावली केवल जीन पियाजे ने यूज़ किया है। और इन्होंने स्कीम का मतलब बताया मेंटल स्ट्रक्चर। आप सभी लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, ये जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें बुद्धि नहीं होती है, बल्कि एक स्कीमा होता है। यानी स्कीमा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है और बच्चा
एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है। यानी जो स्कीम है, कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ स्किल्स होती हैं जिनको वो ध्यान में रखता है। और स्कीमा क्या है? उन्हीं स्किल्स का पूरा ग्रुप, जब वो चीज़ों को जोड़ता जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, स्कीम जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बुद्धि नहीं होती है, तो वो कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एक स्कीमा बना लेता है अपने मन में। स्कीमा क्या है? ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है, और अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो वो स्कीम में आएगी। यानी कि जैसे एग्जाम्पल, बच्चे ने माँ को देखा, तब उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्कीम बन गया। और माँ की जो आंखें हैं, वॉइस है, लिप्स है, ये सब स्कीम्स हैं, है ना। और माँ का जो पूरा स्ट्रक्चर उसने जनरेट किया कि ये मेरी माँ है, उनको देखकर ही वो खुश हो जाता है, ये पूरा एक स्कीमा होगा, यानी ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप उम्मीद है आपको स्कीम और स्कीमा में अंतर समझ में आया होगा। फिर पियाजे को रचनावादी भी कहा जाता है। और पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास को प्राप्त कर लेता है। और अभी जो बात चली थी ऊपर, इन्होंने बच्चे के जन्म के समय जो स्कीमा होता है उसको बताया, और उसके बाद 4 स्टेजेस भी बताई हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो पहली स्टेज है आपकी इंद्रिय गामक, संवेदी गामक या फिर संवेदी पेशीय, जो आपकी अवस्था रहती है जन्म से 2 वर्ष तक की। ध्यान रखिएगा, 4 स्टेजेस इन्होंने पियाजे ने ही बताई हैं। 4 स्टेजेस, पहली है संवेदी गामक, आप देख रहे होंगे स्टेज पर, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष, माफ करिएगा, यहाँ पर 3 वर्ष लिखा है, 2 से 7 वर्ष। और तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक, जो रहेगी आपकी 7 से 11 वर्ष। और चौथी आपकी रहेगी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो एक बार हम इन पर भी चर्चा करते हैं। तो पहली स्टेज जो बताइए संवेदी गामक, जैसे हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर्स। तो आप देखिए नाम से ही पता लग रहा है, संवेदी गामक, संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित, जो हमारी इंद्रियां हैं। तो इसमें सारे वर्क, ऑल वर्क बाय सेंसेस, सारे वर्क हमारे सेंसेस द्वारा ही होंगे, जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा ही इसमें होंगे। दूसरा, इसमें ध्यान रखने की इसकी आयु जन्म से 2 वर्ष तक की ही है। कितनी है? 2 वर्ष तक की ही है। तीसरा, ध्यान रखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व, वस्तुओं की स्थिति जो है मन में आने लगेगी, यानी वस्तु स्थायित्व इसमें आ जाएगा। इसके बाद बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा परावर्ती क्रिया, अनुकरण, चीज़ों का अनुकरण करना, ठीक है, मानसिक निरूपण आधारित अधिगम। और लास्ट जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंद्रिय आधारित अधिगम होता है, जो मैंने शुरू में ही बताया, जो इंद्रियों के द्वारा आँख, कान, नाक, त्वचा की सहायता से अनुभव करना इस अवस्था में शुरू हो जाता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे की जो इंद्रियां होती है, यही इसमें शिक्षक होती है। ये शब्दावली ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में उन बच्चों का शिक्षक उनकी इंद्रियां ही कही जाती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का शिक्षक उनकी इंद्रियां ही रहती हैं, और वो अपनी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों की वजह से ही सारी दुनिया का अनुभव करता है। अगला जो हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी जो अवस्था रहती है 2 से 7 वर्ष, यहाँ पर स्प्रिंट है 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें तर्क शक्ति नहीं आती है। तर्क शक्ति से पहले की अवस्था है, तर्क शक्ति की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इनमें रीजनिंग इस समय नहीं होती है, बच्चे में तर्क शक्ति नहीं होती है। और इसमें क्या होता है? अविलोमीयता होती है। क्या होती है? अविलोमिता। विलोमिता का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, वो नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए जैसे बर्फ से पानी बन सकता है, और बर्फ पानी की, तो बर्फ और पानी को जो है वो नासमझ होगा। पानी बर्फ बन सकता है, लेकिन उसका जो उल्टा होगा, जैसे उसे कहते हैं विलोमीयता, वो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आएगी। इसमें एनिमिज्म होता है, जिसको कहते हैं निर्जीव और सजीव की नासमझ होती है। सभी चीज़ों को वो अपना समझता है, सभी चीज़ों में जान है ऐसा समझता है, ठीक है। इसकी इरिवर्सिबिलिटी हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसमें अहम केंद्रता होती है, जो केंद्रीकरण आपका होता है वो उसमें होता है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही ठीक है, और पूरी दुनिया वैसी ही है। इसको कहते हैं केंद्रीकरण। अगला है इसमें आपका जीववाद। जीववाद वही है कि सभी जीवों में वो जान समझता है, चाहे वह खेलने का खिलौना हो या कोई भी चीज़ हो, जीववाद उसमें होता है। और गिनती, वर्णमाला आदि के क्रम की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, तो इसमें सिंबॉलिक थॉट को समझने लगता है, ABCD का ग, इन सबको वो समझने लगता है। तो सेंसरी मोटर में हमने समझा इससे पहले वाली जो स्टेज थी कि इसकी जो इंद्रियां हैं वही शिक्षक हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये पूर्व संक्रियात्मक जो आपका रहेगा, इसमें आपका उसमें रिवर्सिबिलिटी की कमी रहेगी, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तर्क शक्ति में कमी होगी, जीववाद होगा, बच्चा जो है केंद्रीकरण आ जाएगा बच्चे में, वो ईगो सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपनी तीसरी जो स्टेज की, वो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक, जो इसके जस्ट बाद रहेगी 7 से 11 वर्ष, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। ध्यान रखिएगा, इसमें मूर्त शब्द लगा हुआ है, और मूर्त शब्द शो करता है आपको कि इसमें तर्क लगाने की अवस्था आ जाती है। बच्चा मूर्त जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उनको समझने लगता है ना, जो सामने मूर्त है, यानी कि लॉजिक
जो तर्क शक्ति है उसका विकास हो जाता है, ठीक है। वस्तुओं का वर्गीकरण भी सीख जाता है, अभी तक उसमें वर्गीकरण नहीं था, ठीक है। तो चीज़ों को संरक्षित करना सीख जाता है, विलोमीयता आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी, अब वो जैसा है उसके विलोम भी सीखने लगता है। यानी तर्क लगाने की अवस्था यही है, पूछा जाएगा शब्दावली यही है, इन शब्दावली का उपयोग करें। तर्क लगाने की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, संरक्षण आता है, रिवर्सिबिलिटी आती है, चीज़ों का वर्गीकरण करना सीख जाता है और वो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसमें रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे, तर्क की शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। उसके बाद वस्तुओं का वर्गीकरण होगा, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होगा और डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण की अवस्था इसको कहते हैं। केंद्रीकरण की सेकंड स्टेज है, विकेंद्रीकरण की थर्ड स्टेज है। आगे अगर हम बात करें चौथी और आखिरी, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, ये फाइनल होती है। इसकी जो आयु होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष, इसके तीसरी अवस्था के जस्ट बाद 11 से 15 वर्ष। इसमें जो शब्दावली है उनको आप ध्यान रखेंगे कि वो अब अमूर्त चिंतन करने लगता है। कैसा चिंतन करने लगता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि उसके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, ठीक है। यानी लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने लगता है और जो हाइपोथेटिक रीजनिंग होती है उनको भी समझने लगता है, परिकल्पना से, जिसमें उसमें कल्पना कराई जाए कि ऐसा होता है, मान लो, उन चीज़ों को समझने लगता है। तार्किक चिंतन के लिए परिपक्व हो जाता है, अब सारी चिंतन करने लगता है। तो ये जो आपका जो फॉर्मल ऑपरेशन है जिसको अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, ये 11 से 15 वर्ष रहेगा और इसमें आप इंडक्टिव या डिडक्टिव दोनों मेथड से पढ़ा सकते हैं। परिकल्पनात्मक है, वो चीज़ें भी समझने लगता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की जो कला बच्चे में आ जाती है। तो यानी ये 11 से 15 वर्ष की जो आयु है, इनको इन्होंने आखिरी स्टेज बताया और इसमें जो बच्चे के गुण हैं वो ये है। तो हमने बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में और शॉर्ट में प्रयास किया कि आपको हम समझा पाएँ। तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी, आप वीडियो में देख पाए हैं, स्कीम और स्कीमा से लेकर चारों स्टेज तक, है ना। जीन पियाजे के बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी हमने बताई है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसको लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे जो हमारा तीसरा सिद्धांत है उसको लेकर हमारी जल्द ही अगली वीडियो आएगी।